क्या इंद्रेश उपाध्याय अपनी पत्नी शिप्रा का सच छुपा रहे हैं? क्या ये शिप्रा की दूसरी शादी है? जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी की तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस शादी को लेकर जितनी बधाइयां मिल रही हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो सभी के मन में घूम रहा है वो ये है कि क्या सचमुच ये दुल्हन की दूसरी शादी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर इस भव्य शादी के पीछे कौन सी ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें सोशल मीडिया से मिटाया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पूरी कहानी जो आपको चौंका देगी। दोस्तों, बात करें तो ये शादी है मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की, जो इन दिनों पूरे देश में अपनी कथाओं के लिए जाने जाते हैं। खासकर युवाओं के बीच इंद्रेश उपाध्याय का नाम काफी पॉपुलर है। लेकिन हाल ही में जब उनकी शादी हुई तो इस शादी ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है दुल्हन की, जिनका नाम है शिप्रा शर्मा। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि शिप्रा के बारे में जितनी जानकारी सामने आई उतने ही सवाल खड़े होते गए। शिप्रा के पिता रिटायर्ड डीएसपी हैं और उनका परिवार हरियाणा से बिलोंग करता है। हालांकि फिलहाल उनका परिवार अमृतसर पंजाब में रहता है। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब लोगों ने शिप्रा के सरनेम पर गौर करना शुरू किया तो चीजें उलझती चली गईं दोस्तों। वेडिंग कार्ड पर उनका नाम शिप्रा शर्मा लिखा था, लेकिन सोशल मीडिया पर खोजबीन करने पर पता चला कि पहले उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसका नाम था शिप्रा बावा और उनकी बहन का नाम भी विप्रा बावा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बावा सरनेम तो आमतौर पर सिख कम्युनिटी में पाया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये हिंदू कम्युनिटी में भी होता है, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है और कंफ्यूजन बनी हुई है। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात सामने आई दोस्तों कि शिप्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। वो यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करती थी, मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी और कृष्ण भक्ति से जुड़े वीडियोस भी पोस्ट करती थी। लेकिन शादी से पहले अचानक से उनके सारे सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस डिलीट कर दिए गए और उनका पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट भी गायब हो गया। अब ये बात लोगों को काफी अजीब लगी कि आखिर इतनी अचानक से सब कुछ डिलीट करने की क्या जरूरत थी दोस्तों। यहाँ से लोगों को शक होना शुरू हुआ कि कहीं कुछ तो छिपाया जा रहा है। और जब लोगों ने और गहराई से जांच की तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो सचमुच चौंकाने वाली थीं। सबसे पहली बात तो ये कि कई लोगों का मानना है कि ये एक इंटरफेथ मैरिज है, यानी दो अलग धर्मों के लोगों की शादी। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं है, लेकिन सरनेम को लेकर जो उलझन है उसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है। दूसरी बात जो और भी दिलचस्प है वो ये कि कई लोगों का दावा है कि ये एक लव मैरिज है, न कि अरेंज मैरिज जैसा कि दिखाया जा रहा है। असल में कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें शिप्रा को इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं में बैठे हुए देखा जा सकता है और ये वीडियोस काफी पुराने हैं, जिससे लगता है कि दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये लव मैरिज है तो इसे छिपाने की क्या जरूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो सभी के मन में घूम रहा है, और वो है क्या ये शिप्रा की दूसरी शादी है? जी हाँ, इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन्हें देखकर लोगों को ये शक हो रहा है कि शायद शिप्रा की ये पहली शादी नहीं है बल्कि दूसरी शादी है। इन तस्वीरों में शिप्रा किसी और शख्स के साथ शादी जैसे अंदाज में नजर आ रही हैं और वो शख्स इंद्रेश उपाध्याय नहीं है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो तस्वीर में दिख रही लड़की है वो शायद कोई और हो सकती है, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से क्लियर नहीं है और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन जब हम दोनों तस्वीरों को साथ में रखकर देखते हैं तो कुछ चीजें मैच करती हुई नजर आती हैं और शायद इसी वजह से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं। और हाँ, अगर शिप्रा के सोशल मीडिया पर कृष्ण भक्ति से जुड़े वीडियोस थे जो उनकी धार्मिक छवि को दर्शाते थे, तो फिर उन्हें डिलीट करने की क्या जरूरत थी? अगर यहाँ पर उनकी एक भक्तिमय और धार्मिक इमेज बनानी थी तो वो पुराने वीडियोस तो उसी में मदद करते ना। लेकिन नहीं, सब कुछ साफ कर दिया गया और एक बिल्कुल नई इमेज तैयार की गई दोस्तों। यहाँ पर ये लगता है कि शायद कुछ बातें हैं जिन्हें सामने नहीं आने दिया जा रहा है और इसीलिए पूरी हिस्ट्री को इरेज कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन पुरानी पोस्ट्स या वीडियोस में कुछ ऐसा था जो मौजूदा नैरेटिव से मेल नहीं खाता, या फिर कुछ ऐसा था जो विवाद खड़ा कर सकता था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा के पुराने अकाउंट से सब कुछ इसलिए डिलीट किया था ताकि उनकी पहली शादी के बारे में किसी को ना पता चल पाए। अब बात करते हैं इंद्रेश उपाध्याय पर लगे आरोपों की दोस्तों। कई लोग उन्हें हिपोक्रेट यानी पाखंडी बता रहे हैं और इसकी वजह है उनकी अपनी ही बातें। इंद्रेश उपाध्याय अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि हमें भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो सादा जीवन, उच्च विचार की बात करते हैं और शादियों में भी सादगी बरतने की सलाह देते हैं। लेकिन जब उनकी अपनी शादी की बात आई तो वो खुद इन बातों को फॉलो नहीं कर पाए। दोस्तों, उनकी शादी में जयपुर के सबसे महंगे होटल को बुक किया गया। पूरे होटल को वृंदावन की तरह सजाया गया
101 पंडितों को बुलाया गया और मेहमानों को चांदी की थालियों में खाना परोसा गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इंद्रेश उपाध्याय मुख्य रूप से वृंदावन से जुड़े हुए हैं तो फिर जयपुर को वृंदावन बनाने की क्या जरूरत थी? सीधे वृंदावन में ही शादी क्यों नहीं कर ली? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं और इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप खुद दूसरों को सादगी का उपदेश देते हैं तो आपको खुद भी उस पर चलना चाहिए, नहीं तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये उनकी निजी जिंदगी का मामला है और उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। अब दोस्तों, इंद्रेश उपाध्याय की उम्र को लेकर भी बातें हो रही हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो दिखने में इससे ज्यादा उम्र के लगते हैं। हालांकि ये एक बेसलेस रूमर भी हो सकती है और हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सच क्या है और फिक्शन क्या है। देखिए, एक बात तो साफ है कि इस शादी को लेकर काफी कुछ छिपाया जा रहा है, चाहे वो शिप्रा की पुरानी सोशल मीडिया हिस्ट्री हो, या फिर उनके सरनेम का मामला, या फिर ये सवाल कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। हर चीज में कुछ ना कुछ रहस्य है। वैसे दोस्तों, आज के जमाने में पीआर टीम्स बहुत ही एक्टिव हो गई हैं। पहले ये सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास होती थी, लेकिन अब धार्मिक गुरुओं और कथावाचकों के पास भी प्रोफेशनल पीआर टीम्स हैं, जो उनकी इमेज को मैनेज करती हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि शिप्रा की पूरी सोशल मीडिया हिस्ट्री को इतनी सफाई से डिलीट किया गया और एक बिल्कुल नई रेस्पेक्टेबल और धार्मिक इमेज तैयार की गई, ताकि कोई भी पुरानी बात सामने ना आए और कोई विवाद खड़ा ना हो। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है, और लोगों ने खोज खोज कर पुरानी चीजें निकाल ली। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना कुछ छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब कुछ सही सीधा था तो ओपनली क्यों नहीं बताया गया? दोस्तों, शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि इंद्रेश उपाध्याय की जो इमेज है वो एक पारंपरिक और धार्मिक इमेज है। उनकी ऑडियंस ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो परंपरा और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं, और शायद उन्हें लगा कि अगर सच बात सामने आई तो उनकी ऑडियंस उनसे दूर हो जाएगी या फिर उनकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए पूरी चीज को एक परफेक्ट अरेंज मैरिज के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, आज के समय में लोग बेवकूफ नहीं हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया इतनी ताकतवर हो गई है कि कुछ भी छिपाना मुश्किल है। लोग खोज खोज कर सब कुछ निकाल लेते हैं और फिर सवाल उठाने लगते हैं। और यही हुआ भी। जब लोगों ने इस केस में भी खोदना शुरू किया तो एक के बाद एक बातें सामने आती गईं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोशल मीडिया पर जो बैकलैश हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कुछ छिपाया गया, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा किया गया। जब आप अपनी ऑडियंस को एक चीज बताते हैं और असलियत कुछ और होती है तो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और वैसे भी जब आप खुद सादगी का उपदेश देते हैं लेकिन अपनी शादी में इतनी भव्यता दिखाते हैं तो लोग आपको हिपोक्रेट बोलेंगे ही। चांदी की थालियों में खाना परोसना, 101 पंडितों को बुलाना, पूरे होटल को डेकोरेट करवाना, ये सब चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पर काफी पैसा खर्च हुआ है। और जब आप खुद ऐसा करते हैं फिर दूसरों को सादगी की बात करते हैं तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि अगर सब कुछ खुलकर बताया गया होता तो शायद इतना बैकलैश नहीं होता, क्योंकि आज के जमाने में लोग काफी खुले विचारों के हो गए हैं। हाँ, कुछ लोग विरोध करते, लेकिन ज्यादातर लोग समझ जाते। लेकिन जब आप चीजों को छिपाते हैं तो लोगों को और ज्यादा शक होता है और वो और ज्यादा सवाल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फोटो की जो वायरल हो रही है जिसमें शिप्रा किसी और के साथ है। देखिए, यहाँ पर हम साफ साफ कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक फोटो के आधार पर कुछ भी कहना गलत होगा। हो सकता है वो फोटो किसी और की हो, ये भी हो सकता है वो कोई पुरानी फैमिली फंक्शन की फोटो हो या फिर कोई और कंटेक्स्ट हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब पहले से ही इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हों, सोशल मीडिया हिस्ट्री डिलीट की गई हो, सरनेम को लेकर कंफ्यूजन हो, तो ऐसे में जब ऐसी फोटो सामने आती है तो लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें भी मिस्टीरियस लग रही हैं। पर दोस्तों, आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और क्या हमें सच जानने का हक है? देखिए, एक तरफ तो ये बात सही है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है और उनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करना गलत है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप एक पब्लिक फिगर हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों पर यकीन करते हैं, तो फिर आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है दोस्तों। खासकर तब जब आप खुद दूसरों को उपदेश देते हैं, उन्हें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, तो फिर लोगों को ये जानने का हक भी है कि आप खुद कैसे जी रहे हैं और क्या आप अपनी ही बातों पर चलते हैं या नहीं। इसलिए ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है। दोस्तों, यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है कि आजकल धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। ये सिर्फ धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं रह गया है,
बल्कि इसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इमेज मैनेजमेंट जैसी चीजें भी शामिल हो गई हैं। और शायद इसी वजह से इतनी सफाई से पूरी चीज को मैनेज किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत यह है कि जब आप इतना कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से चीजें लीक हो जाती हैं और फिर ज्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर शुरू से ही सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। और दोस्तों, ये बात भी सामने आती है कि इस पूरे मामले में शिप्रा की क्या भूमिका है। देखिए, वो भी एक इंसान है, उनकी भी अपनी जिंदगी है और उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। लेकिन जब आप एक ऐसे इंसान से शादी करती हैं जो पब्लिक फिगर है, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं पब्लिक की नजरों में आ जाती हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शिप्रा खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव वन थी, तो उन्हें ये पता था कि पब्लिक अटेंशन कैसी होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने या उनकी टीम ने सब कुछ डिलीट कर दिया, जिससे और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, सोशल मीडिया ने आज के जमाने में हर किसी को एक वॉइस दे दी है। पहले जब ऐसी कोई बात होती थी तो बस कुछ लोग आपस में बात करते थे और मामला वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से हर कोई अपनी राय रख सकता है, हर कोई सवाल पूछ सकता है और हर कोई अपनी थ्योरी बना सकता है दोस्तों। और ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए है क्योंकि अब किसी भी गलत काम को छिपाना मुश्किल हो गया है। लोग सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं और सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुरी इसीलिए है क्योंकि कई बार बिना पूरी जानकारी के लोग किसी के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हमें सवाल करने का हक है, खासकर तब जब कोई पब्लिक फिगर हो, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बिना सबूत के किसी पर आरोप ना लगाएं और किसी की पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल ना दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस तरह के मामलों का असर क्या होता है। देखिए, जब किसी पब्लिक फिगर की शादी में ऐसे विवाद खड़े होते हैं तो सबसे पहला असर तो उनकी खुद की इमेज पर पड़ता है। लोग उन पर सवाल उठाने लगते हैं, उनकी बातों पर शक करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है। दोस्तों, खासकर तब जब आप एक धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु हैं तो लोगों की आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं और जब उन्हें लगता है कि आप खुद अपनी बातों पर नहीं चलते या फिर आप कुछ छिपा रहे हैं तो उनका भरोसा टूट जाता है। और एक बार भरोसा टूटने के बाद उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और दूसरा असर पड़ता है उन लोगों पर जो सचमुच में धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। जब ऐसे विवाद सामने आते हैं तो लोग सभी धार्मिक गुरुओं को एक ही नजर से देखने लगते हैं और ये गलत है क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सचमुच में ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सबकी इमेज खराब हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आज के जमाने में धर्म और अध्यात्म एक बड़ा बिजनेस बन गया है। बड़े बड़े कथा आयोजन होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, स्पॉन्सरशिप आती है और इसमें काफी पैसा इन्वॉल्व होता है। अब जब इतना पैसा इन्वॉल्व हो तो फिर चीजें बिजनेस की तरह चलने लगती हैं और असली अध्यात्म कहीं पीछे रह जाता है दोस्तों। और शायद यही वजह है कि आजकल इतने सारे विवाद सामने आते हैं, क्योंकि जब बिजनेस की बात आती है तो फिर इमेज मैनेजमेंट भी जरूरी हो जाता है। पीआर टीम्स काम करने लगती हैं और असली बातों को छिपाने की कोशिश होने लगती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये सब देखकर आम आदमी को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अंधे भक्त नहीं बनना चाहिए। चाहे कोई भी हो, उसे भगवान की तरह नहीं मानना चाहिए। हर किसी में कमियां हो सकती हैं, हर कोई गलती कर सकता है और हमें ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें किसी की भी बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो बात हो रही है वो सही है या गलत, क्या वो लॉजिकल है या नहीं, और फिर अपनी समझ से फैसला लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें सोशल मीडिया पर जो भी देखें उसे तुरंत सच नहीं मान लेना चाहिए। आजकल बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती हैं, बहुत सारी एडिटेड तस्वीरें और वीडियोस आते हैं, तो हमें वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए और तभी किसी बात पर यकीन करना चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपना असली गुरु अपने भीतर ढूंढना चाहिए। बाहर के गुरुओं से सीखना तो ठीक है, लेकिन उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बहस को फिर से जिंदा कर दिया है, और वो है कि क्या धार्मिक गुरुओं को भी आम लोगों की तरह जीने का हक है या फिर उन्हें हमेशा सादगी में ही रहना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप धार्मिक गुरु हैं तो आपको सादा जीवन जीना चाहिए, भौतिक चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि गुरु भी इंसान हैं, उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, और अगर वो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आप खुद दूसरों को सादगी का उपदेश देते हैं तो फिर आपको भी उस पर चलना चाहिए दोस्तों।
और एक बात भी है कि जब आप पब्लिक से डोनेशन लेते हैं, लोगों के पैसे से कथाएं करते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, ना कि उसे अपनी शान शौकत पर खर्च करें। दोस्तों, वैसे भी आजकल जब भी कोई विवाद होता है तो सोशल मीडिया पर लोग जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सब कुछ बन जाते हैं। बिना पूरी जानकारी के फैसला सुना दिया जाता है और किसी की रेपुटेशन बर्बाद कर दी जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सच ना हो सकता है कि पूरी कहानी कुछ और हो, लेकिन हम बिना सुने समझे फैसला सुना देते हैं और ये किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है। इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए, पूरी जानकारी का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर हम उन लोगों की बात भी करना चाहेंगे जो इस शादी में शामिल हुए थे, जैसे कि बड़े आध्यात्मिक गुरु, राजनेता और सेलिब्रिटीज। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें इन सारी बातों की जानकारी थी या नहीं, और अगर थी तो उन्होंने इस शादी में हिस्सा क्यों लिया? दोस्तों देखिए, हो सकता है कि उन्हें कुछ पता ना हो, या फिर हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि ये उनका निजी मामला है और इसमें दखल देना सही नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब इतने बड़े लोग किसी शादी में शामिल होते हैं तो उस शादी को एक तरह की मान्यता मिल जाती है और लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, और शायद यही वजह है कि इस शादी को इतना ग्रैंड बनाया गया, ताकि उसे एक सम्मानजनक और पारंपरिक शादी के रूप में दिखाया जा सके और लोगों के मन में कोई शक ना रहे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये प्लान पूरी तरह से काम नहीं किया, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात जो सोचने वाली है वो ये है कि आखिर इस तरह की शादियों में इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है, जब भारत में अभी भी लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं, जब लाखों बच्चे भूखे सोते हैं, तो क्या इतने पैसे को किसी बेहतर काम में नहीं लगाया जा सकता था दोस्तों? और ये सवाल सिर्फ इस शादी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शादी के लिए है जहां करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत में शादियों में होने वाला खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है, और शायद इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये सही है या नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस पूरे मामले का एक और पहलू देखते हैं, और वो है जेंडर का पहलू। देखिए, इस पूरे विवाद में ज्यादातर सवाल शिप्रा पर ही उठ रहे हैं। उनकी पुरानी सोशल मीडिया हिस्ट्री, उनका सरनेम, उनकी पहली शादी की अफवाह, सब कुछ उन्हीं को लेकर है दोस्तों। और ये एक तरह से समाज की उस मानसिकता को भी दिखाता है जहां महिलाओं को ज्यादा जज किया जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखल दी जाती है और उन्हें ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। अब ये नहीं कह रहे कि इंद्रेश उपाध्याय पर सवाल नहीं उठ रहे, वो भी उठ रहे हैं, लेकिन शिप्रा पर ज्यादा फोकस है दोस्तों। और ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अभी भी उस पुरानी सोच में जी रहे हैं जहां महिलाओं को ज्यादा परखा जाता है, उनसे ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और उनकी हर बात पर सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, तो ये थी इस पूरे मामले की विस्तृत कहानी, जहां एक तरफ एक भव्य शादी हुई, वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया हिस्ट्री डिलीट हुई, सरनेम बदला, लव मैरिज को अरेंज मैरिज बताया गया, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये शिप्रा की दूसरी शादी है दोस्तों? जैसा कि हमने पूरी वीडियो में बार बार कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, सवाल जरूर हैं, और वो सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आता दोस्तों। इस पूरे मामले से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली ये कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप पब्लिक फिगर हों। दूसरी ये कि जो आप दूसरों को उपदेश देते हैं उस पर खुद भी चलिए। तीसरी ये कि सोशल मीडिया पर सब कुछ देखकर तुरंत यकीन ना करें। तो दोस्तों, अब हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई और जानकारी है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।